Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to start a next topic of this chapter, human inheritance on the basis of Mendel law. So let's start. Human trait like dimple chin and genetic disease like sickle cell anemia follows Mendel law. ठीक है, जैसे कि डिम्पल चीन है, चीन में जो डिम्पल आते हैं वो, और जो सिकल सेल एनीमिया है वो मेंडल लॉ फॉलो करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ। ठीक है, तो हम लोग इसको बुक के थ्रू देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। So this is the diagram which was given into the book. So this is the chart actually. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अनएफेक्टेड कैरियर फादर और अनएफेक्टेड कैरियर मदर है ना, ये दोनों जो है कैरियर है। कैरियर मतलब इनमें जो एलील पाए जाएंगे सिकल सेल एनीमिया के, देखो ये क्या है, आर है, और ये आर वाला जो कैपिटल आर जो है ना वो स्वस्थ है, और जो स्मॉल आर है उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, और मतलब दर्शा रहा है ये एलील्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो कैपिटल आर है वो स्वस्थ है, मतलब इसमें ये डोमिनेटेड है और ये स्वस्थ है, और स्मॉल आर जो रिसेसिव है ना, और ये स्वस्थ नहीं है, ये सिकल सेल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों है ना, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलने से हमने पहले देखा है कि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट करता है, मतलब इसको सिकल सेल नहीं है पर ये कैरियर है, इसको भी सिकल सेल नहीं है पर ये क्या है, कैरियर है। दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या है, कैरियर है। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो देखिए कैसे क्रॉस होता है, आर को एक बार ये दोनों से करेंगे और स्मॉल आर को फिर ये दोनों से करेंगे। तो जो कैपिटल आर है उसको दोनों से कीजिए, कैपिटल आर, तो देखिए तो ये जो है ये क्या होगा, अनएफेक्टेड होगा, है ना, नॉर्मल होगा। उसके बाद ये कैपिटल आर और स्मॉल आर को करना है ना, तो इसमें भी देखिए तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। क्यों? क्योंकि जो आर है वो डोमिनेटेड है, इसको सिकल सेल एनीमिया से कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके आने वाले जनरेशन को हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मॉल आर है, रिसेसिव भी है, छिपा हुआ है। उसके बाद ये छोटा आर जो है, स्मॉल आर, इसको ये दोनों के साथ क्रॉस करना है। तो स्मॉल आर कैपिटल आर, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर हुआ, और उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल आर, देखिए यहाँ पे दोनों रिसेसिव होगा। तो ये जो है, ये ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसको होगा, मतलब इसको सिकल सेल एनीमिया है, ये दोनों क्या है, कैरियर है, और ये क्या है, ये अनएफेक्टेड है। समझ में आया? तो ये जो था वो सिकल सेल एनीमिया समझाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ। तो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और बताना है कौन सा अनएफेक्टेड है, कौन सा कैरियर है और कौन सा अफेक्टेड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट वाइज। चलिए इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट है फैक्टर, है ना। फैक्टर क्या है, जीन है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन फॉर आर लोकेटेड ऑन द 11th पेयर ऑफ ऑटोनोमल क्रोमोसोम। तो वो किसके कारण होता है, जीन के कारण होता है। ये सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है, जीन के कारण। जो जीन 11th पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड रहेगा, हीमोग्लोबिन है ना, मतलब प्रोटीन हीमोग्लोबिन से बना हुआ रहता है, अगर वो अफेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन फैक्टर, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन फैक्टर वो क्या है, कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं, और जो रिसेसिव फैक्टर है, मतलब जो अब नॉर्मल है, उसे हम आर से, स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैपिटल आर वाला हीमोग्लोबिन या फिर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में, फिर उसके बाद अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कैसे रहता है, वो हेल्दी रहता है। क्या रहता है, वो हेल्दी रहता है, और उसका जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, डिस्क शेप का रहता है। ये रेड ब्लड सेल है ना। सेल लाइफ स्पेन लास्ट 100 to 1, जो सेल है, सेल का लाइफ स्पेन कितना है, 100 to 120 डेज का है। और हमें पता है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल जो है कौन से शेप का रहेगा, डिस्क शेप का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन या सिकल हीमोग्लोबिन, ये जो है चेंजेस सेल स्ट्रक्चर इनटू अ सिकल शेप। जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, और इसमें बहुत लो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, है ना। तो ये ऑक्सीजन ही कैरी नहीं कर पा रहा है, सेल लाइफ स्पेन ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। और उसका जो लाइफ स्पेन है, सेल का लाइफ स्पेन कितना है, 15 to 20 डेज है, और उसका कितना था, नॉर्मल वाला का 100 to 120 डेज था। ठीक है, तो जो अब नॉर्मल सिकल सेल है वो क्या कॉज करता है, वो क्विक फैटिक कॉज करता है, टायर्डनेस कॉज करता है, और उसके कारण जो है
मतलब शरीर अस्वस्थ रहेगा। और ये किसके कारण होता है? होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल आर इंडिविजुअल के कारण होता है, अब नॉर्मल सिकल सेल के कारण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या था। उसके बाद है इनहेरिटेंस प्रोबेबिलिटी, एक और पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। तो इनहेरिटेंस प्रोबेबिलिटी जो है क्या है? व्हेन टू अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स, ठीक है, जब दो अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग वो कैसे आएगा? 1:2:1। मतलब दो क्या थे? अनअफेक्टेड कैरियर थे, और ये तो क्या था? एकदम अनअफेक्टेड थे, और ये क्या था? एकदम अफेक्टेड, है ना। इसको क्या हुआ था? इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ था। तो इनहेरिटेंस प्रोबेबिलिटी भी आपको समझ में आया होगा। हम इनहेरिटेंस को समझ रहे थे, जिसमें 4 ऑफस्प्रिंग बने थे। तो जो 4 ऑफस्प्रिंग में से जो एक ऑफस्प्रिंग था वो कैसे थे? वो नॉर्मल और अनअफेक्टेड थे, है ना। मतलब कैपिटल आर, इसमें सिकल सेल एनीमिया को नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जो 4 में से 2 ऑफस्प्रिंग थे, मतलब 50%, वो कैरियर थे और वो अनअफेक्टेड थे। ठीक है, वो अफेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो कैरियर थे, वो आगे पास ऑन कर रहे थे। कैपिटल आर और स्मॉल आर, देखिए इसमें आर है रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया का एलील है। उसके बाद है 4 में से एक जो था वो कैसे थे? अफेक्टेड था, मतलब 25% जो है अफेक्टेड है, इसको एनीमिया होगा। ठीक है, ये फुल्ली अफेक्टेड है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा जो हम 4 ऑप्शंस के बारे में देखे थे। अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो कौन से पेयर ऑफ क्रोमोजोम इसे कंट्रोल करता है? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम, जिसे सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। फीमेल कैरी होमोजाइगस पेयर, फीमेल जो है वो कौन सा पेयर कैरी करती है? होमोजाइगस, मतलब सेम एक्स एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स। और मेल जो है वो हेट्रोजाइगस पेयर कैरी करते हैं, मतलब एक्स वाई। ठीक है, अब उसके बाद वेयर वाई क्रोमोजोम इज शॉर्टर देन एक्स, वाई क्रोमोजोम छोटा होता है व्हेन कंपेयर टू एक्स। तो अब गैमेट्स हैं, गैमेट जो है वो हेप्लॉइड है। ठीक है, इनके जो गैमेट्स है वो कैसे? हेप्लॉइड है, मीनिंग दे कैरी ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें क्या होता है? एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, आइदर एक्स या आइदर वाई। ठीक है, तो अगर आइदर एन एक्स फ्रॉम अ मदर, मदर से क्या आएगा? या तो एक्स आएगा, या फिर फादर से क्या आ सकता है? एक्स और वाई दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है। और जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ चाइल्ड कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेदर द 23rd पेयर इनहेरिट एन एक्स एक्स कॉम्बिनेशन और एक्स वाई कॉम्बिनेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स जो है चाइल्ड का वो कैसे डिटरमाइन होगा? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम के थ्रू। ठीक है, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा या एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा। एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा तो बेबी गर्ल होगी, और एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा तो बेबी बॉय होगा। ठीक, उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस। तो इसमें क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इन ह्यूमंस, तो उसे देखना है हमें कि द प्रोबेबिलिटी ब्रेक डाउन लुकिंग एट द जेनेटिक क्रॉस, द चांसेस ऑफ हैविंग आइदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड आर एग्जैक्टली 50%। कितना परसेंट चांसेस रहता है? 50% का चांस रहता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, फीमेल होगी। ठीक है, तो बुक के जो फिगर है उसे समझते हैं। तो इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये मेल गैमेट है ना, स्पर्म, और ये फीमेल गैमेट है, एग। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये कैसे होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन पास आउट करते हैं? हेप्लॉइड जो गैमेट है वो पास आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेल से क्या आएंगे? एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम, तो दोनों मिलके क्या बने? फीमेल बनेगा। ठीक है, मेल से अगर वाई क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो एक्स वाई मिलके मेल। ठीक है, तो 50-50% का चांसेस रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा है? ये है मेल का गैमेट, और ये है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट से एक्स वाई और फीमेल गैमेट से एक्स एस, जब क्रॉस होंगे तो एक्स एक्स और एक्स वाई बनने का चांसेस रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस।
तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस में हमने देखा था कि क्या रहता है, 50-50% का चांस रहता है, या तो बेबी गर्ल होगी या तो बेबी बॉय होगा, है ना। तो इसमें देखिए कि चांसेस पे ही डिपेंड करता है। और फादर का रोल क्या होता है इसमें, सिर्फ मदर हैव पास ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, जो मदर है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पास कर सकती है, लेकिन जो फादर है वो उसमें से फादर के स्पर्म से कौन सा क्रोमोसोम पास हो सकता है, एक्स या वाई क्रोमोसोम पास हो सकता है, ठीक है। उससे डिटरमाइन होगा बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। उसके बाद देखेंगे फैक्टर ऑफ जीन, आपकी बुक में एक टॉपिक है, इसे भी कवर करना ज़रूरी है। फैक्टर ऑफ जीन जो है क्या है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर मेंडल फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बाय हाइपोथेसिस दैट ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। तो इसमें फैक्टर इन जीन का मतलब है कि जो मेंडल थे उन्होंने ये बताया कि जो भी जेनेटिक्स का जो मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसका जो फाउंडेशन है वो किस में बेस्ड है, फैक्टर में बेस्ड है, और उसी को क्या बोलते हैं, जीन, या फिर ये जेनेटिक जो मटेरियल जो है ना, वो क्या है, जीन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने जीन के बारे में बताया। नियरली 60 ईयर आफ्टर मेंडल वर्क, मेंडल के काम करने के 60 साल बाद साइंटिस्ट नेम्ड सुटोन, एक साइंटिस्ट आए सुटोन, उन्होंने स्टडी किया क्रोमोसोम के बारे में, और सुटोन ने प्रूव किया कि जो मेंडल के जो फैक्टर थे वो फिजिकली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम में, है ना। और इसी के कारण जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कैरेक्टर जो है वो पास ऑन होता है, उसी को ही जीन कहा जाता है। फैक्टर मतलब जीन, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब उसके बाद है मेंडल फैक्टर वेयर इवेंचुअली नेम्ड जीन्स, जो मेंडल का जो फैक्टर था उसे नाम क्या दिया गया, जीन दिया गया। और यही जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, जीन है। आपको क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, आपको जैसे आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप दोगे तो उसमें ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर इन जीन। तो आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर इन जीन। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, हेरिडिटी चैप्टर के, वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और आपको ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इस नोट्स को आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है आपके बुक के ही हैं, है ना, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो यू कैन कॉपी इट और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको जब भी रिवाइज करना होगा आप कर सकते हो। और इसके बाद हम इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे डिटेल में, और फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब केमिस्ट्री, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।